स्टूडेंट्स, ये फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट हम आपके लिए भेज रहे हैं और आपको अच्छी तरह से देखना है। सेकंड पार्ट मैं वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट में भेज चुका हूँ, सेकंड पार्ट के लिए है ये, इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट देखो भाई, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कई सारे एग्जाम्पल बताए। अब ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसका मोशन का, ए पैसेंजर जम्प्ड आउट ऑफ ए मूविंग बस फॉल डाउन सीरियसली। कि भाई चलती बस में से कोई व्यक्ति जब उतरता है तो वो ना गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? तो उसका रीज़न क्या देखेंगे हम कि भाई हमने देखा कि भाई जब बस चल रही है तो बस के साथ ड्राइवर वो पैसेंजर भी चल रहा है। जैसे ही चलती हुई बस में से व्यक्ति उतरता है तो रोड तो रेस्ट में है, तो उसके जो पैर जो हैं वो रेस्ट में आते हैं और ऊपर का शरीर मोशन में होता है, इसलिए गिर जाता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है, आपको बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यही बताया गया है कि द लोअर पार्ट ऑफ हिज फीट कम्स टू रेस्ट ऑन टचिंग द ग्राउंड। जैसे ही रोड ग्राउंड पर वो टच होता है तो लोअर पार्ट जो है वो रेस्ट में आ जाता है। एंड द अपर पार्ट ऑफ द रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन, जो ऊपर का पार्ट है वो मोशन में रहता है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन द पैसेंजर फेल डाउन, इसलिए पैसेंजर गिर जाता है, और गिर जाता है तो वो उसको चोट लग जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सडनली स्टॉप्ड और मूविंग पैसेंजर ऑफ मूविंग बस पैसेंजर फॉल ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि बस और जो पैसेंजर है वो ना उसके साथ मोशन में होते हैं। नहीं, पहले इनिशियली जो बस और पैसेंजर दोनों ही रेस्ट में होते हैं, फिर जैसे ही बस चलती है ना, तो बस चल रही है वो तो मोशन में दोनों, जैसे ही एकदम ब्रेक लगे उसके तो बस तो क्या आ जाती है, उसकी रेस्ट में आ जाती है। तो उसका नीचे का पार्ट जो है वो रेस्ट में आ जाता है, और जो ऊपर का पार्ट है वो स्टिल रिमेन इन मोशन, वो मोशन में ही रहता है। किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स इन मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन, इसलिए वो आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल पे भी आपको यही समझा रहे हैं, ये इसी पे बेस्ड एग्जांपल है। सम डिस्टेंस इज रन बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप हम जब करते हैं तो थोड़ा सा पहले दौड़ते हैं फिर कूदते हैं, तो ये भी सारा इसी के वजह से हो रहा है। वाइल डूइंग एथलीट है ना गेन्स इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन को गेन करने के लिए पहले से चलते हुए दौड़ते हुए आएगा तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन बढ़ जाएगा, तो वो आगे जब कूदेगा ना तो वो आगे ज़्यादा गिरेगा वो, इसलिए वो उसको जीत सकता है अपनी। तो इसलिए जितना वो मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन को गेन कर लेगा उतना ही वो आगे कूद पाएगा। तो वो इसी के कैन जंप ओवर ए लॉन्गर डिस्टेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल है ए साइकिलिस्ट कीप ऑन मूविंग इवन आफ्टर द स्टेपिंग पेडलिंग। तो जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो क्या हो रहा है इसमें, आपने पेडलिंग करी फिर रोक दी तो फिर भी गाड़ी चलती रहती है, तो वो क्या चल रही है, साइकिलिस्ट ऑन अ स्मूथ रोड कीप्स ऑन द मूविंग आफ्टर द स्टॉपिंग पेडलिंग कंटिन्यू मूव ड्यू टू द मोशन ऑफ इनर्शिया। वो मोशन ऑफ इनर्शिया की वजह से आगे चली जा रही है लेकिन रुकना नहीं चाह रही है। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स इट बिकेम टू राइट ड्यू टू द एक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफरिंग द रोड। वो रुक के क्यों जाती है? क्योंकि उसके साइकिल के पहिए और रोड के बीच में फ्रैक्शन लग रहा है, वो उसको फ्रैक्शन बढ़ता चलता है और वो फोर्स कम होता चलता है, इसके वजह से वो रुक जाती है। एक यहाँ एग्जांपल ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी यहाँ एक एग्जांपल है। जैसे हम रोड पर मुड़ रहे हैं कार में बैठे हुए तो हम एक साइड झुक जाते हैं, वो इसका रीज़न भी यही है कि वो हम ना सीधे बैठना चाहते हैं, लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से जैसे कर्व में गाड़ी मुड़ रही है तो वो उसी साइड में हो जाता है। ये सब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैंने आपको पांच एग्जांपल बताए, 5 रेस्ट के बताए, 5 इनर्शिया ऑफ मोशन के बताए। अब वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ख़त्म हो गया, उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और एग्जांपल्स से अच्छी तरह समझेंगे, और किसी को कोई डाउट है तो वो पूछेगा।
अब आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? ये मोमेंटम है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, अब तो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, ए मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया? मोमेंटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p, यानी ये p से हम इसको शो करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी होता है, मास स्केलर है बट v वेक्टर है, इसलिए ये जो टोटल क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो p इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी, यानी m इंटू वी। यूनिट क्या हो जाएगा? m को हम मेज़र करते हैं kg में और v को मेज़र करते हैं मीटर अपॉन सेकंड में, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कोई बॉडी है, इफ टू बॉडीज ऑफ द डिफरेंट मास, यानी मास उनके अलग अलग हैं, मूविंग विद सेम वेलोसिटी, यानी एक का मास ज़्यादा एक का कम है ना, लेकिन वेलोसिटी दोनों की बराबर है ना। तो टोटल तो जो हैवी बॉडी जो होगी वो जो है और लाइटर बॉडी से ज़्यादा उसको रोकने में ज़रूरत पड़ेगी, यानी ग्रेटर m और वेलोसिटी तो सेम है, तो जो हैवियर बॉडी है उसको आप अगर रोकोगे तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मास ज़्यादा है, यानी उसका मोमेंटम ज़्यादा है। ऐसे ही यहाँ से सेकंड में देखेंगे, अगर दो बॉडी मास तो उनका सेम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो है ना, सेम मास है तो जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, मोर देन दैट द फास्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज फास्टर ऑब्जेक्ट हैज़ मोर मोमेंटम, क्योंकि m और v का जो मल्टीप्लाई जो आएगा है ना, प्रोडक्ट जिसका ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा मोमेंटम का पार्ट ख़त्म होता है ये मोमेंटम इतना ही है। लेकिन मोमेंटम क्या है इसको समझना है आपको, यानी ये प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी का। देखो सेकंड लॉ में, न्यूटन सेकंड लॉ में जो है इसी का पूरा इसी पे बेस्ड है। तो अब सेकंड पार्ट जो है वो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम की। रेट चेंज का मतलब पर सेकंड मोमेंटम जितना चेंज होता है उसके ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, कह सकते हो। अगर रेट चेंज ऑफ मोमेंटम कम है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा है तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसको हम सेकंड लॉ को थोड़ा समझेंगे। ये क्या है कि भाई द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, द चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी जो चेंज होगा मोमेंटम जिस दिशा में उसी दिशा में वो फोर्स लगेगा। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने मतलब ये जो आया तो कैसे आया? तो सपोज हमने मान लिया कि भाई m किसी बॉडी का मास है और उसकी u उनकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि u को हम इनिशियल वेलोसिटी शो करते हैं और v को फाइनल वेलोसिटी शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या होएगा? अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा फोर्स F हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, यानी एक सेकंड में कितना मूवमेंट चेंज हो रहा है, तो टाइम रेट के हिसाब से। तो यानी यहाँ देखेंगे हम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज इन पी का मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना। तो टाइम के साथ होगा, यानी इन्हीं जो मोमेंटम एक देखो फाइनल मोमेंटम P2 और इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ P1। ठीक है, तो यहाँ से हमने तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा mu, फाइनल मोमेंटम हुआ mv, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम के लिए u जो है वो u क्यों आया? क्योंकि ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो उसका ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ, तो इनकी P2 की वैल्यू mv होगी और P1 की वैल्यू mu होगी अपॉन नीचे टाइम t। ठीक है, अब m दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ v माइनस यू अपॉन टी बचेगा, जो कि आप जानते हो ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और इस सारे की जगह हम a रख देंगे तो F
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए हो जाएगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें इजिकल टू का साइन लाते हैं, तो यहाँ पर के आ गया। के क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, तो एफ इजिकल टू क्या हो गया, एम ए, है ना। तो यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यह फोर्स का एक फार्मूला ड्राइव हो गया। अब फोर्स का यूनिट कैसे निकालेंगे, तो फोर्स एम का यूनिट होता है केजी और ए का होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। या तो ये लिख सकते हैं हम, नहीं तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन, इसको हम न्यूटन कह सकते हैं, क्योंकि फोर्स को रिसर्च न्यूटन ने करी है, इसलिए यहाँ से कह सकते हैं। और 1 न्यूटन को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि भाई 1 न्यूटन क्या है, आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 1 kg प्रोड्यूस इन इट एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसी वो जो फोर्स लगने वाला है दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझना है। इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में इतना ही, फिर इसके जो एप्लीकेशन है वो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू। और सबको देख के वीडियो और कमेंट करना है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखना है ना, जिससे वीडियो के जो व्यूज़ आएंगे उनके आधार पर मालूम पड़ेगी कितने बच्चों ने वीडियो देखा।